Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 10th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में आया था 2 दिन पहले 8th मई को ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब ये आर्टिकल आप देखोगे तो ज़्यादातर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में है, उनके थोड़े से जो उनका लव लाइफ है उसके बारे में भी है। कहीं कहीं पे उनकी फिलॉसफी विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी उसको लेकर के पासिंग रेफरेंस में जिक्र किया गया था। इसी कारण से मैं सोच रहा था इस आर्टिकल को कवर करूं कि ना करूं। फिर मैंने सोचा कि आज करते हैं इस आर्टिकल को कवर और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उनको देखते हैं, मतलब उनके फिलोसफी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी मेनली ऑन एजुकेशन, हिज व्यूज ऑन एजुकेशन उसको समझते हैं। सो हिज आइडियाज आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर पेपर 1 एसे राइटिंग एज वेल एज जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस आर्टिकल में बहुत कुछ उनके पर्सनल लाइफ के बारे में है और कुछ चीजें एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी के ऊपर है। हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसे तो आपको पता ही है। बंगाली पोएट थे, ठीक है, नॉवेलिस्ट, आर्टिस्ट, पेंटर, एजुकेशनल थ्योरिस्ट। तो बेसिकली ही वाज वेरी वर्सेटाइल पर्सन, काफी सारे टैलेंट थे उनके अंदर। एंड ही इज क्रेडिटेड फॉर कंपोजिंग नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ही won Nobel Prize for Literature in 1913 for his collection Gitanjali. He was first Indian and non-European to receive a Nobel Prize. He received a British knighthood also in 1950, but later on he renounced it in order to protest against जलियांवाला बाग मसाकर। तो जब ये मसाकर हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, उसके बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड रिटर्न कर दी ब्रिटिशर्स को। उनकी अगर सोशल फिलोसफी देखी जाए तो वो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच को फॉलो करते थे। आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे रेडिकल्स थे, हेनरी विवियन डिराजियो जैसे, who had completely adopted the Western lifestyle. Then there were revivalists who completely stuck to the Indian way of life and were very rigid, orthodox, conservative. And then there were reformists. उसी के अंदर राजा राम मोहन रॉय से लेकर के महात्मा गांधी या फिर स्वामी विवेकानंद जी आएंगे। Those who believed in Indian tradition, culture and its significance, but at the same time wanted to learn and imbibe the good values coming from the Western society and incorporate it in Indian society in order to reform and do away with the evil practices of Indian society। तो इस अप्रोच को कहा जाता है रिफॉर्मिस्ट अप्रोच, जो आपने इंडियन हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, राइट। तो उसी रिफॉर्मिस्ट ट्रेडिशन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी बिलोंग करते थे। ही फॉट अगेंस्ट इविल्स ऑफ द सोसाइटी लाइक पॉवर्टी, सुपरस्टिशन, अनटचेबिलिटी एंड, जैसा मैंने कहा, बाकी रिफॉर्मिस्ट की तरह महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों से लेकर के राजा राम मोहन रॉय तक, उन्होंने वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न आइडियाज एज फार एज डेमोक्रेसी या ओवरऑल फ्रीडम या सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल वर्थ, ये सारे वेस्टर्न आइडियाज को उन्होंने एम्फेसाइज किया और उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी का व्यू थोड़ा अलग था। उनके हिसाब से भारत का जो नेशनलिज्म है वो डेटोरियरेट हो गया था, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि गलत डायरेक्शन में चल पड़ा था, और पैट्रियोटिज्म जो है वो डीजेनरेट होकर के सोवेनिज्म में कन्वर्ट हो गया था। तो क्या अंतर होता है पैट्रियोटिज्म में और सोवेनिज्म में? देखिए, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, एथिक्स पेपर में, आगे भी पूछा जा सकता है, एपीएससी में तो आ ही सकता है। पैट्रियोटिज्म इज अ फीलिंग विच इंक्लूड्स लव फॉर द नेशन। अपने देश के लिए देशभक्ति, प्रेम, उसको कहा जाता है पैट्रियोटिज्म। बट जब अपने देश के लिए पैट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, अनचेक्ड होने लगे, तो फिर वो सोवेनिज्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल पैट्रियोटिज्म माइट लीड टू जिंगोइज्म एंड जीनोफोबिया, और उसी को कहा जाता है सोवेनिज्म। सोवेनिज्म जिसमें अपने देश और देशभक्ति में इंसान इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको दूसरे देश, दूसरे देशों के लोग, उनके कल्चर छोटा लगने लगता है, उसके लिए उनके मन में हेट्रेडनेस डेवलप होने लगती है। इस तरह की टेंडेंसी को
आप पेट्रोटिज्म नहीं कह सकते, इसको आप सोविनिज्म कहेंगे, जिंगोइज्म कहेंगे, जीनोफोबिया कहेंगे, डिसलाइक फॉर पीपल फ्रॉम अदर कंट्री एंड देयर कल्चर। तो एक तो सीधा सीधा ये पूछा जा चुका है कि पेट्रोटिज्म और सोविनिज्म में क्या अंतर है, एक बात तो वो हो गई। तो अनचेक्ड पैट्रियोटिज्म या अनचेक्ड नेशनलिज्म degenerates into chauvinism, which leads to jingoism and xenophobia, where we don't just focus on or remain on love for our country, but we also start engaging into hatredness for others। उसी को कहा जाता है जिंगोइज्म, जीनोफोबिया या सोविनिज्म। एक तो प्रश्न ये सीधा सीधा पूछा जा चुका है एथिक्स पेपर में, पेट्रोटिज्म और सोविनिज्म के बीच का अंतर। एक प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि एक्सप्लेन व्हाई एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड, व्हाई एक्सट्रीमिज्म इज बैड। यहाँ पे आपको बुद्धिज्म का माध्यमिक मार्ग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। उसके अलावा एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन मीन इस्तेमाल करके एक्सप्लेन करना है कि अ बैलेंस्ड अप्रोच इज इन जनरल राइट एंड जस्टिफाइड अप्रोच। वापस से मुद्दे पे आते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मानना था कि भारत का जो नेशनलिज्म है वो थोड़ा सा पैट्रियोटिज्म के रास्ते से भटक करके सोवनिज्म पे जा रहा है। उसके अलावा he protested against the partition of Bengal in 1905 and he is also credited for giving the title of Mahatma to Mahatma Gandhi। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एडवोकेटेड द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सब उनकी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी थी, लेकिन मुख्यतः उन्होंने एम्फेसाइज किया है एजुकेशन सिस्टम पे। इस पे उनका जो व्यू है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बहुत बड़े क्रिटिक थे। उनका मानना था कि ट्रेडिशनल स्कूल इम्प्रेजेंट चिल्ड्रन। ट्रेडिशनल स्कूल से उनका मतलब है ये बच्चे जो स्कूल जाते हैं बैग लेकर के, क्लास वर्क, होमवर्क, रोट लर्निंग, रटे जा रहे हैं बिना चीजों को समझे, ऐसी तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इंसान बस कंफ्यूज होता है, एक कंफ्यूज पर्सनालिटी बनती है। इट एक्चुअली इम्प्रिजन्स चिल्ड्रन। इम्प्रिजन चिल्ड्रन मतलब उनके सोचने समझने की कैपेबिलिटी को लिमिट कर देता है इस तरीके का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। और इसीलिए उन्होंने एक मॉडल स्कूल बनाया, शांति निकेतन। शांति निकेतन में उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनको भी इनवाइट किया, इंगेज किया, जैसे कि ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर ईजी थॉमसन, सीएफ एंड्रयूज एंड ऑल। ही वाइडेंड हिज एजुकेशनल कमिटमेंट। फिर बाद में उन्होंने शांति निकेतन के बाद उसको एक्सपैंड किया इनटू अ यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, with the hope कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी विल प्रमोट एन इंटरनेशनल कल्चर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकदम सरल भाषा में कहें तो रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के शार्प क्रिटिक थे, रोट लर्निंग के शार्प क्रिटिक थे, और इसीलिए उन्होंने बनाया था मॉडल स्कूल शांति निकेतन और बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के अंदर ही है, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। 1921 में बनाया गया। It was established. It got the status of Central University in 1951 through a Central Act। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए, नेक्स्ट ईयर जो बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स या एपीएससी प्रीलिम्स देंगे उनके लिए, या अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के अंदर पौष मेला, बसंत उत्सव जैसे इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल होते हैं। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसको हेरिटेज टैग दिया है यूनेस्को ने, लिविंग हेरिटेज टैग। इट विश्व भारती यूनिवर्सिटी हैज गॉट और हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन टू गॉट लिविंग हेरिटेज टैग। लिविंग हेरिटेज इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी स्टिल कंटिन्यूज। नॉर्मली जो हेरिटेज टैग दिया जाता है वो ऐसी चीजों को दिया जाता है जो पुराने जमाने में थे बट नाउ दे आर नो लॉन्गर फंक्शनल। बट विश्व भारती यूनिवर्सिटी इज फंक्शनल एंड इट हैज गॉट हेरिटेज स्टेटस बाय यूनेस्को। That is why it is called a living heritage and it makes Vishwa Bharati University the first institution in the world to have living heritage tag। अब ये जो हमने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर व्यू देखा, उसके ऊपर ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है और ऐसे भी इसके ऊपर आ सकता है। लैक ऑफ नॉलेज कंफ्यूजेस इंटेलेक्ट while education provides knowledge to true soul। This was the quote given by Rabindranath Tagore जी। तो इसको इलाबोरेट करना है। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्रिटिक ऑफ रेगुलर एजुकेशन सिस्टम।
आपको मैंने बताया है अपनी एथिक्स की क्लास में बार बार कि रेगुलर एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम क्या है। वो एजुकेशन की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पे एम्फेसाइज करता है कि इससे हमें पढ़ लिख करके कोई नौकरी मिल जाएगी, बट वो एजुकेशन के इंट्रिंसिक वैल्यू को नेग्लेक्ट करता है। राइट, ये हमने एथिक्स क्लास में बार बार देखा है। फिर आप ऐसे भी बिल्ड कर सकते हैं कि ही सेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेयर फैक्ट्रीज ऑफ रोट लर्निंग। और इस तरीके की लर्निंग से क्या होता है कि सही नॉलेज नहीं बनता है, रादर ये इंटेलेक्ट को कंफ्यूज करता है। तो आधा ज्ञान जो है वो इंसान को कंफ्यूज बनाता है। उनका कहना था कि द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू प्रोवाइड ट्रू नॉलेज टू द सोल। उनके इस आइडिया का या इस व्यू का रिगार्डिंग एजुकेशन, उसका करंट टाइम्स में क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, करंट टाइम्स में जो एथिकल स्टैंडर्ड समाज में डीजेनरेट हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, उसके पीछे भी मुख्य कारण यही है। एजुकेशन जो है वो एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने में फेल हो रहा है, सिंस सोसाइटी फेल्स टू अप्रिशिएट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एजुकेशन। द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की कम है, अनएम्प्लॉयबिलिटी की ज्यादा है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी सही ज्ञान नहीं है, ठीक से उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज रोट लर्निंग किया है, कंफ्यूज इंटेलेक्ट है, इसीलिए अनएम्प्लॉयबल हैं यूथ। तो प्रॉब्लम ऑफ unemployment can also be associated with the degenerated education system. Commodification of women, destruction of nature, all such things are because of the or degenerated education system. सारी चीजें अगर एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए, अपने आप सही वैल्यूज इनकलकेट होंगे इंसान की पर्सनालिटी में, और अपने आप ये तमाम समस्याएं जो हम फेस कर रहे हैं वो एड्रेस होने लगेंगी। कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है मेंशन इन आर्टिकल 51 ए के, दैट एक्सपेक्ट्स अस टू सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल, should be seen in consonance with fundamental duty 51 AH, which expects us to develop scientific temper. तो बच्चों को स्कूल भेजना है, क्यों भेजना है? ये फंडामेंटल ड्यूटी को हमेशा देखना चाहिए इन एसोसिएशन विथ या इन कॉन्सोनेंस विथ 51 AH, कि उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। तो ये दोनों फंडामेंटल ड्यूटी हैं, और रादर ये दोनों अलग नहीं होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, ऐसा कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन शुड बी टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इट इज ए पॉजिटिव स्टेप इन दिस डायरेक्शन। पिछले साल यूपीएससी ने एसए पेपर में एक टॉपिक दिया था, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल। ये मोर और लेस इसी आइडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे व्हाट वन हैज लर्नड इन स्कूल को आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इस व्यू से लिंक कीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का व्यू था कि ट्रेडिशनल स्कूल जो है इट इम्प्रिजन्स चिल्ड्रन। स्कूल में आप क्या होमवर्क, क्लास वर्क, नोटबुक बनाना और ये सब चीजें, वो एजुकेशन थोड़ी है। तो ट्रेडिशनल जो चीजें हम सीखते हैं स्कूल में, दैट इज नॉट ट्रू एजुकेशन। ये था ये एस्से का एसेंस, इसी पे आपको बिल्ड करना था। महात्मा गांधी का कोट भी इससे लिंक करके देखा जा सकता है कि एजुकेशन विच डज नॉट मोल्ड कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। तो बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मोल्ड कैरेक्टर, not just focus on making us mug up few facts, informations and formula, right? The next topic is about India Maldives relation. ये इस साल के लिए जीएस पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आने के चांसेस ज्यादा हैं, बाकी देखते हैं। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बैकग्राउंड डिटेल में देखते हैं, फिर इस मुद्दे पे आएंगे। देखिए, पहले भी मैं कई दफा आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूं कि भारत के नेबरहुड में जितने भी देश हैं, वहां पे आपको एक बाईपोलर पॉलिटिक्स देखने को मिलता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो प्रो इंडिया है, तो कुछ प्रो चाइना है। एकदम क्लियर कट सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। जैसे नेपाल के अंदर कल ही हमने देखा, नेपाली कांग्रेस प्रो इंडिया है, और नेपाली कांग्रेस को फिर मधेसी लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी प्रो चाइना है, और अभी वही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जिस कारण से बार बार बॉर्डर डिस्प्यूट के इश्यूज को वो रेज कर रहे हैं इस एरिया में, काला पानी एरिया में। कल ही हमने देखा बांग्लादेश के अंदर सेम कहानी, अवामी लीग इज प्रो इंडिया, बीएनपी इज प्रो चाइना। श्रीलंका के अंदर यूएनपी प्रो इंडिया, एसएलएफपी प्रो चाइना। पाकिस्तान के अंदर वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है।
यहाँ पे दोनों देशों में सारी पार्टियां, उनको एक बात अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने प्रो इंडिया बात की, पाकिस्तान के अंदर पार्टियों को पता है तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म। और भारत के अंदर पार्टियों को पता है कि उन्होंने प्रो पाकिस्तानी बात की तो पॉलिटिकल करियर खत्म। इसलिए वहां पे बाईपोलर पॉलिटिक्स नहीं है एक दूसरे को लेकर के। बट सिमिलर काइंड ऑफ बाईपोलर पॉलिटिक्स कुड बी सीन इन मालदीव्स ऑल्सो। एमडीपी जो है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो प्रो इंडिया देखी जाती है। पीपीएम एंड पीएनसी जिनकी मौजूदा सरकार है, इनकी कोलिशन की सरकार है, वो प्रो चाइना है। तो ये जो मौजूदा सरकार है अभी, हेडेड बाय प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, ये पिछले साल नवंबर में इलेक्ट होकर के आई। और ये इन पार्टीज के कोलिशन से बनी है, पीपीएम एंड पीएनसी। पूरा नाम अगर पॉलिटिकल पार्टी का ना भी याद कर पाए तो कोई दिक्कत है नहीं। मुद्दा यह है कि पिछले साल मोहम्मद मोइजू बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, एंड सिंस ही हेल्ड द कमांड ऑफ मालदीव्स गवर्नमेंट, तब से उन्होंने एंटी इंडिया एंड प्रो चाइना स्टैंड दिखाना शुरू कर दिया है। आज इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि उनकी पार्टी इसी स्टैंड को फॉलो करती आ रही है। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने मोइजू, पहला विजिट उन्होंने चाइना के लिए किया। उन्होंने चाइना के साथ 21 नए एग्रीमेंट साइन किए, और भारत के साथ कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए। भारत और मालदीव के बीच में कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए या फिर कराए गए मालदीव के तरफ से, जो कहीं ना कहीं क्लियर कट मैसेज था कि मालदीव इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग टाइज विथ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने जब पहले एमडीपी की सरकार थी, यानी कि प्रो इंडिया सरकार थी, तो मालदीव को एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। और इन दोनों को मैनेज करने के लिए, प्लस मालदीव के एयरफोर्स को ट्रेन करने के लिए, भारत से इंडियन एयरफोर्स के 80 मेंबर्स को वहां डिप्लॉय किया गया था। जैसे ही मोइजू की सरकार आई, उसने पहला इंस्ट्रक्शन दिया कि 10 मई 2024 तक, यानी कि आज के दिन से पहले पहले तक, भारत के जो मिलिट्री पर्सनल हैं, इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं, उनको इवैक्यूएट करना है मालदीवियन लैंड को। उसके बाद दूसरा ऑर्डर था कि भारत के साथ एक वाटर सर्वे का प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा था मालदीव, उसको कैंसिल कर दिया गया। तीसरा, हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो मालदीव के कई सारे उनके सरकार के लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के इमेज को टैग कर करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दे रिलीज सरकास्टिक रिमार्क्स, मतलब कंडेमिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ Lakshadweep. So basically, in order to show that Maldives is good and Lakshadweep is very dirty and have poor infrastructure, they tagged our PM's image when he visited Lakshadweep and made sarcastic remarks. तो ये सब कुछ क्लियर था कि मालदीव इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग टाइज विथ इंडिया। और इसको कहा गया मालदीव के अंदर बिगिनिंग ऑफ इंडिया आउट कैंपेन, कि भैया अब तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। अभी मालदीव भारत के लिए जरूरी है, इसी कारण से इंडिया उसके साथ रिलेशंस मेंटेन रखने की कोशिश करता रहेगा। ये सारी बातें हम कर रहे हैं नवंबर दिसंबर 2023 की। इसके बावजूद भी इंडिया, इतने प्रोवोकेशन के बाद भी इंडिया ने कोई शार्प रिएक्शन दिया नहीं। क्यों? क्योंकि मालदीव इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी जरा देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया। सबसे पहले आप उसका लोकेशन देखिए। वो लोकेटेड है इंडियन ओशन में और इंडियन कोस्ट से काफी नजदीक है। तो अगर मालदीव से हम कुछ भी हॉस्टिलिटी करते हैं, इट इज हार्डली 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड एंड 300 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। हम इससे कुछ भी अगर हॉस्टिलिटी करते हैं और मालदीव चाइना के साथ और ज्यादा अलाइंड हो जाता है, तो हमारे लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत हेडेक और बढ़ सकता है, राइट? सो कंसीडरिंग मालदीव्स geographical proximity with Indian coast, we don't want to have hostility with Maldives. Second is the China factor, of course. कल ही मैंने आपको बताया कि मालदीव का माले पोर्ट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको नाम दिया गया है इंडियन ओशन में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। एंड इफ इंडिया is not able to maintain good ties with Maldives, then China's footprint in Maldives will become stronger, and that will further
स्ट्रेंथन एग्जिस्टेंशियल चैलेंज और थ्रेट फॉर इंडिया, सिक्योरिटी चैलेंजेस फॉर इंडिया। तो मालदीव का लोकेशन जो जियोपॉलिटिकली काफी सिग्निफिकेंट है, इंडियन ओशन में है इसलिए। चाइना फैक्टर। तीसरा, भारत का इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन। देखिए, इंडियन नेवी वांट्स टू बिकम अ ब्लू वाटर नेवी इन इंडियन ओशन, मतलब द मोस्ट प्रोएक्टिव नेवी इन इंडियन ओशन। इंडियन नेवी वांट्स टू डेवलप इंडियन ओशन एज इट्स ओन बैकयार्ड। Indian Navy does not want any other superpower, may it be China, UK, US और रसिया, to have a strong footprint in Indian Ocean। ये सब हमारे गोल हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन ओशन। और इसके लिए भारत चाहता है कि इंडियन ओशन के कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध बने रहें। इसीलिए हम लेकर के आए हैं इनिशिएटिव जैसे कि सागर मिशन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, प्रोजेक्ट मौसम, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम एंड ऑल। तो हम नहीं चाहते कि इंडियन ओशन में किसी और देश का फुटप्रिंट मजबूत हो। तो इंडियन ओशन में भारत की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा, मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और मालदीव के साथ अगर हॉस्टिलिटी बढ़ती है तो इसका फायदा पाकिस्तान जैसे देश उठा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ा करके पाकिस्तान मालदीव के थ्रू इस्लामिक रेडिकलाइजेशन एंड इस्लाम बेस्ड टेररिज्म को प्रमोट करा सकता है, जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन एंड इंटरनल इश्यूज थ्रेट फॉर इंडिया, सिंस मालदीव इज एन इस्लामिक कंट्री। अभी तक वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं देखा जा रहा है, बट मालदीव के साथ अगर हमने अच्छे संबंध नहीं बनाए तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है और वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर सकता है। अभी इसी कारण से मालदीव के साथ हम लोग अच्छे संबंध बनाने में लगे हुए हैं। अभी देखिए, मालदीव के अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे इस तरह के आइलैंड्स हैं और कुछ एक आइलैंड्स हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी बढ़ गई है। माले, हुनहुले, ये सब, और काफी सारे आइलैंड्स हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी अभी नहीं है ज्यादा। तो जरूरी है कि इन आइलैंड्स को ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाए ताकि पॉपुलेशन डिस्पर्स हो। इसी कारण से चाइना ने एक ब्रिज बनाया, सिन्हाले ब्रिज, सीना माले ब्रिज, जिसको चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज भी कहते हैं। तो भारत, ये ब्रिज लगभग 2 किलोमीटर लंबा है चाइना वाला। भारत उससे भी लंबा ब्रिज बना रहा है, 6.7 किलोमीटर लंबा। तो आप कह सकते हैं कि मालदीव के अंदर इंडिया और चाइना के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि किसका फुटप्रिंट ज्यादा स्ट्रांग है, और अलग अलग डायमेंशंस में कंपटीशन चल रहा है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि एक ब्रिज पॉलिटिक्स भी चल रही है। मालदीव को चाहिए कि उसके सारे आइलैंड्स ब्रिजेस के थ्रू कनेक्ट हो जाएं, तो चाइना ने चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया, तो इंडिया बना रहा है इंडिया मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज। चाइना वाला ब्रिज 2 किलोमीटर लंबा है, इंडिया वाला 6.7 किलोमीटर लंबा होगा, अभी बना नहीं है। तो ये सब तो हमने सिग्निफिकेंस देख लिया मालदीव का भारत के लिए। बट ऐसा नहीं है कि मालदीव को भारत की जरूरत नहीं है, मालदीव को भी भारत की जरूरत है। मालदीव हेवली रिलाइज ऑन इंडिया फॉर एसेंशियल सप्लाईज लाइक राइस, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेडिसिन। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए सीमेंट, रॉक्स, ये सब चाहिए, स्टील चाहिए, उसके लिए भी, जिससे हॉस्पिटल और स्कूल्स बन सके, उसके लिए भी मालदीव हेवली रिलाइज ऑन इंडिया। एजुकेशन, मालदीव के कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मालदीवियन स्टूडेंट्स इंडिया में आकर के पढ़ते हैं, तो एजुकेशन के लिए भी मालदीव हेवली रिलाइज ऑन इंडिया। डिजास्टर, अगर मालदीव में कुछ भी डिजास्टर आता है, आप एक बात बताओ, ज्योग्राफिकली सबसे नजदीक तो हम ही हैं, चाइना बचाने थोड़ी आएगा। दैट मालदीव नोस वेरी क्लियरली। और ऐसे इंस्टेंसेस पास्ट में भी हो चुके हैं। जब सुनामी आई थी 2004 में, तो इंडिया वाज फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड, इंडियन नेवी वाज फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड विथ रेस्क्यू ऑपरेशंस। 2014 में मालदीव के अंदर, देखो मालदीव के अंदर फ्रेश वाटर सोर्सेज तो है नहीं, ये तो बेसिकली एक अटोल है, कोरल्स है, तो कोई रिवर वगैरह या फ्रेश वाटर सोर्सेज तो है नहीं। तो मालदीव हेवली रिलाइज ऑन डीसैलिनेशन प्लांट, ओशनिक वाटर को डिसैलिनेट करके मालदीव के लोग पीते हैं। इसका पूरा डिसैलिनेशन प्लांट फेल हो गया था 2014 में। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रेस्पॉन्ड इन 2014। तो डिजास्टर में इंडिया रेस्पॉन्ड्स फर्स्ट एंड इंडिया कैन रेस्पॉन्ड फर्स्ट, चाइना कैन नॉट, गिवन द ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। 1988 में, याद रखो, अगर याद रख पाओ तो ये सब मेंशन कर सकते हो, इस साल इंडिया मालदीव इंपॉर्टेंट है। 1988 में एक मिलिट्री कू होने वाली थी मालदीव में अगेंस्ट प्रेसिडेंट अब्दुल गायूब।
इंडियन आर्मी ने वहां पे लॉन्च किया ऑपरेशन कैक्टस टू प्रिवेंट दिस मिलिट्री कू. सो इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड फर्स्ट रेस्पॉन्डर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मालदीव की जो इकोनॉमी है इट हेवली रिलाइज ऑन टूरिज्म. 28% ऑफ इट जीडीपी कम्स फ्रॉम टूरिज्म, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारत से जाते रहे हैं. 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट हर साल जाते हैं. इंडिया मालदीव के लिस्ट में नंबर 1 पे था एज फार एज इनफ्लक्स ऑफ टूरिज्म वाज कंसर्न. लेकिन मालदीव्स की बेवकूफियों के कारण, जब उसने हमारे प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ाया, उसके बाद से इंडियन टूरिस्ट ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया मालदीव का. और इंडिया जो पहले नंबर पे था एज फार एज इनफ्लक्स ऑफ इंडियन टूरिस्ट आर कंसर्न इन मालदीव, वहां से गिर करके छठे नंबर पे आ गया. और इससे मालदीव को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है. और यही कारण है कि अब धीरे धीरे मालदीव अपने हैसियत में आ रहा है. ठीक है, पार्डन माई लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड्स तो ऑफ कोर्स नहीं लिखे जाते हैं आईआर में. सो यू कैन से कि मालदीव इज नाउ वेकिंग अप टू रियलिटी. सरल भाषा में कहे तो हैसियत में आ रहा है. अब धीरे धीरे आप देखो मालदीव इज रिक्वेस्टिंग कि भैया अपने टूरिस्ट को रोको मत. मालदीव रिसेंटली रिक्वेस्टेड, टूरिस्ट मिनिस्टर ऑफ मालदीव रिक्वेस्टेड कि प्लीज, रिक्वेस्टेड इंडिया टू प्लीज सेंड इट्स टूरिस्ट टू मालदीव. और अभी उसका फॉरेन मिनिस्टर भी भारत विजिट किया है. और अब धीरे धीरे लोग रिलेशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. तो आप कह सकते हैं कि 5-6 महीने के बाद चीजें अब नॉर्मलाइज हो रही हैं. ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है. ये प्रश्न इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है. एंटी इंडियन सेंटिमेंट अलोंग विथ डीप चाइनीज प्रेजेंस इन मालदीव इज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. डिस्कस द मेजर्स दैट इंडिया नीड्स टू टेक इन ऑर्डर टू रिगेन द ग्राउंड इन मालदीव. तो यही चीजों को जस्टिफाई करना है. कैसे शुरुआत कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि बाकी सारे नेबर कंट्रीज की तरह मालदीव में भी बाइपोलर पॉलिटिक्स है. और वहां पे प्रो चाइना गवर्नमेंट आने के बाद भारत और मालदीव के रिलेशंस डाउन ट्रेंड फेस कर रहे हैं सिंस नवंबर लास्ट ईयर. और उसके कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए. एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को पहले जस्टिफाई कर दीजिए. 2 स्टेटमेंट है मेनली, बेसिकली आप देखो. पहला एक स्टेटमेंट है, इसको आपको जस्टिफाई करना है. इट इज नॉट ए क्वेश्चन, है स्टेटमेंट, इसको आपको जस्टिफाई करना है. तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर एंटी इंडियन स्टेट सेंटीमेंट हाल फिलहाल में बढ़े हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए आप 3-4 एग्जाम्पल दे दो. और फिर डीप चाइनीज प्रेजेंस के लिए 2-3 एग्जाम्पल दे दो. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो सब भी लिख सकते हो. और फिर उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो लिख सकते हो. और इस तरीके से कंक्लूड कर दो कि 10 एंटी इंडियन सेंटीमेंट एंड डीप चाइनीज प्रेजेंस इन मालदीव इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. और फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिख दीजिए कि कंसिडरिंग मालदीव्स सिग्निफिकेंस, मालदीव का सिग्निफिकेंस देखते हुए भारत ने एक पैसिफाइड अप्रोच लिया है जी. अभी तक हम लोगों ने उसके प्रोवोकेशन पे रेसिप्रोकेट नहीं किया है. वो कितना भी हमें उकसाया है, हम लोग तो पैसिफाइड ही अप्रोच रखे हैं. और फिर कुछ करंट एग्जांपल्स दे दीजिए कि उसके कहने पे हमने अपने एयरफोर्स के पर्सनल्स इवैक्यूएट कर दिए. 600 करोड़ का हमने बजटरी एलोकेशन किया है इंटरिम बजट में इसी साल मालदीव के लिए अंडर इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो ये सब करंट एग्जांपल जितना पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा. 600 करोड़ हमने मालदीव के लिए एलोकेट किया है अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. फरवरी महीने में हमने मालदीव और श्रीलंकन नेवी के साथ मिल करके एक्सरसाइज दोस्ती 16 कंडक्ट कराया. इंडिया फ्रेंडशिप ब्रिज डेवलप कर रहा है मालदीव में. और फिर कंक्लूजन में कुछ ऐसा लिख दीजिए कि देखिए, इंडिया हैज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एडवांटेज ओवर चाइना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मालदीव, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिलेशंस विथ मालदीव. हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं. वी हैव एन एडवांटेज ओवर चाइना. सेम एडवांटेज वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू चाइना आज फार आज आवर रिलेशंस विथ नेपाल इज कंसर्न. कल भी मैंने बताया कि नेपाल और चाइना बस कह रहे हैं कि हम लोग दोस्ती कर लेंगे, और नेपाल बस धमकी दे रहा है कि हम चाइना के साथ मिल जाएंगे. भाई साहब, बीच में इतना बड़ा हिमालय पहाड़ जो है, फॉर ऑल एसेंशियल सप्लाईज, बेसिक सप्लाई जिसके लिए अभी ये नेपाल को भारत पे रिलाई करना होता है, उसके लिए उसको चाइना से मंगाना पड़ेगा. और बीच में इतना ऊंचा पहाड़ का वो लोग करेंगे क्या? दवाइयाँ, बेसिक नीड्स. तो there is no real alternative. China is no real alternative for Maldives, and China is no real alternative of India for Maldives as well as Nepal. इस जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एडवांटेज को भारत को समझना है और डिप्लोमेटिक डिलीजेंस प्रैक्टिस करना है. मतलब शांति से काम करना है, बहुत ज्यादा टेंशन लिए बिना. अपने आप मालदीव भी रियलाइज कर लेगा और धीरे धीरे टाइज रिबिल्ड हो जाएंगे. और हाल फिलहाल में शुरुआत हो ही गई है. आप देख रहे हो उसके फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को विजिट कर लिया. उसका जो आप कह देख लो, उसका जो टूरिज्म मिनिस्टर वो कह रहा है कि वापस से टूरिज्म स्टार्ट होनी चाहिए एंड ऑल. राइट. तो आई थिंक
कि मालदीव पे अगर अब कोई भी प्रश्न आ गया तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वीडल टेस्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेशली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वीडल टेस्ट होता है ये टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करने के लिए होता है। टाइफाइड is basically a fever caused because of bacterial infection named Bacterium Salmonella typhi, और ये मेनली गट इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ फूड या वाटर कॉन्टामिनेशन। टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया वीडल टेस्ट किया जाता है। तो देखिए कैसे काम करता है वीडल टेस्ट। टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड के प्रॉब्लम सबसे पहले समझो। टाइफाइड के अंदर हाई फीवर, हेडेक, लेजीनेस, डायरिया, लो एपेटाइट ये सब होता है। सच सिम्टम्स आर विथ मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा ऑल्सो। ये कारण है कि टाइफाइड को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा कठिन है। टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए वीडल टेस्ट होता है। वीडल टेस्ट सीधा सीधा टाइफाइड के बैक्टीरिया को टेस्ट नहीं करता है कि हाँ ये टाइफाइड का बैक्टीरिया अवेलेबल है। व्हाट वीडल टेस्ट डज कि वो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज टेस्ट करता है कि क्या टाइफाइड के बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हुआ है कि नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है कि कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म लेकर के आती है जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी। और ये जो वीडल टेस्ट है वही एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। तो अगर एंटीबॉडी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें इन्फेक्शन हुआ था, एंटीबॉडी नहीं है तो मतलब नहीं हुआ था। आई जस्ट होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडल टेस्ट। इट इज नॉट डिटेक्टिंग द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई, इट इज डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी दैट इज जनरेटेड इन आवर ब्लड नेचुरली अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। इस तरह के टेस्ट को कहा जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब इस तरीके के जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनकी समस्या क्या होती है कि ये गारंटेड तौर पे नहीं कह सकते कि अभी इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी पाया गया, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी पाया गया, तो ये भी तो हो सकता है कि पहले इन्फेक्शन हुआ होगा अभी नहीं है, ये बैक्टीरिया पहले था अभी नहीं है, ये भी तो हो सकता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ वीडल टेस्ट कि डज नॉट नेसेसरीली गारंटी कि वेदर द इन्फेक्शन इज प्रेजेंट और नॉट। इट ऑल्सो अगर निगेटिव रिपोर्ट भी आ गया तो इसका मतलब वो भी गारंटी नहीं है कि डिजीज पूरी तरह से खत्म ही हो गया। तो इसीलिए बार बार टेस्ट करना होता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड में देखना होता है एंटीबॉडी है कि नहीं है कि नहीं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि वीडल टेस्ट और इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं जिसमें बैक्टीरिया को ना टेस्ट करके ये लोग एंटीबॉडी को टेस्ट करते हैं, इसके कारण समस्या ये होती है कि एग्जैक्ट तौर पे नहीं बोला जा सकता कि अभी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं। और डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एंटी बैक्टीरियल दवाइयां शुरू करा देते हैं। बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो या ना हो ये एग्जैक्ट तौर पे तो असर्टेन हो नहीं सकता। डॉक्टर्स एंटी बैक्टीरियल दवाइयां लिखना शुरू कर देते हैं और पेशेंट खाना भी शुरू कर देता है। और बहुत सारे केसेस में हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है नहीं, बट फिर भी हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में। मैं पहले भी कई दफा न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूं, फिर करवा दे रहा हूं एक बार यहां पे रिवीजन। देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझने से पहले समझिए माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स इस तरह के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट जो हमें बीमार कर सकते हैं। अभी एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, वो इन माइक्रोब्स को हमारे बॉडी के अंदर किल करते हैं ताकि हम वापस से स्वस्थ हो जाएं। अभी होता क्या है कि अगर हमने एंटी माइक्रोबियल दवाइयां ली और उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर के माइक्रोब्स को मार दिया, बट अगर थोड़े बहुत भी अगर माइक्रोब्स बच गए तो क्या होगा कि वो माइक्रोब्स अपने आप को वापस से रीजेनरेट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हुए और हमने एंटी माइक्रोबियल दवाइयां ली, बट हमने कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया। जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने दवाइयां लिखी उतने टाइम के लिए कंप्लीट नहीं किया, तो स्टार्टिंग के 80% तक बैक्टीरिया मर गए, बट 20% बैक्टीरिया रह गए। और चूंकि 80% बैक्टीरिया मर गया तो हमें स्वस्थ महसूस होने लगा, तो हमने दवाई लेनी बंद कर दी। अब वो जो 20% बैक्टीरिया रह गया है वो तो
स्ट्रॉन्गर बैक्टीरिया होगा तभी तो सरवाइव कर गया, और आपने उसको पूरी तरह से खत्म नहीं किया, आपने दवाई लेनी बंद कर दी, तो नाउ दैट 20% बैक्टीरिया विल रीजनरेट एंड देन इट विल मेक अस अनहेल्दी इल लेटर ऑन, और उस केस में ये दवाई वापस से अब काम नहीं करेगी, क्योंकि वो जो 20% बैक्टीरिया है वो बहुत ही पावरफुल बैक्टीरिया हो गया है। तो हाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स। ओवर द काउंटर मेडिसिन, हम लोग जाकर के दवाइयां खरीद लेते हैं और खा लेते हैं, या फिर डॉक्टर दवाइयां लिखता है तो पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते, वहां से होता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस। और मैंने कहा कि वीडल टेस्ट जो टाइफाइड के लिए होता है, उसके बाद भी डॉक्टर दवाइयां लिखता है, बहुत बार हमारे अंदर बैक्टीरिया होता नहीं है, फिर भी हम दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स को वीडल टेस्ट से लिंक करके देखिए। वीडल टेस्ट डेफिनिट टेस्ट तो है नहीं, जिस कारण से कभी कभार बिना इन्फेक्शन के भी हम दवाइयां लेते हैं, और जिस कारण से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभार जो एनिमल्स को ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, उनके बॉडी के थ्रू वो मेडिसिन हमारे अंदर पहुंच जाते हैं थ्रू फूड सप्लाई, और फिर वो मेडिसिन जो है हमारे बॉडी के अंदर आकर के कुछ बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को मारते हैं, रिमेनिंग माइक्रोब्स को स्ट्रॉन्गर बना देते हैं, जिस कारण से बॉडी में हमारे लॉन्ग रन में एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तीसरा, बहुत बार कैसा होता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपने ड्रग एफ्लुएंट्स को, डिस्चार्ज को नियर बाई वाटर बॉडीज में रिलीज कर देती हैं, और लोग उसको वाटर को कंज्यूम करते हैं, जिसके थ्रू वो मेडिसिन लोगों के बॉडी में चला जाता है। और मेडिसिन जब लोगों के बॉडी में जाता है तो फिर वहां से वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जनरेट कर सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा बन करके उठता जा रहा है, इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसको टॉप 10 हेल्थ रिस्क में मेंशन किया है। दुनिया में हर साल लगभग 50 लाख के आसपास लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण मर रहे हैं। भारत के अंदर भी इसकी संख्या ज़्यादा है, इसी कारण से भारत सरकार लेकर के आई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसमें हर एक स्टेट के अंदर स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में लैब डेवलप किया जाएगा इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द सर्विलेंस नेटवर्क अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लाया गया है 2017 में, और इंडियाज रेड लाइन कैंपेन, जिसमें वो दवाइयाँ जिनके कारण एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है उसमें एक रेड लाइन रहा बना करके दिया जाता है बैक साइड में, ताकि हमें देख करके ये समझ आ जाए कि ये दवाइयां हमें बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए हुए नहीं खाना चाहिए। दिस इनिशिएटिव हैज बीन टेकन अंडर इंडियाज रेड लाइन कैंपेन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर ये मेंस में इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है, डेटा इज इंपॉर्टेंट इन दिस। लगभग 50 लाख लोग हर साल मरते हैं, एंड डब्ल्यूएचओ ने इसको टॉप 10 ग्लोबल हेल्थ रिस्क में मेंशन किया हुआ है। भारत के अंदर का डेटा भी याद कर लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज अबाउट सिकल सेल डिजीज एंड ट्रीटमेंट विद जीन एडिटिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सिकल सेल डिजीज क्या होता है पहले वो समझिए। तो नॉर्मली कैसा होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसके अंदर ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं। ब्लड सेल के अंदर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, इट इज नॉर्मली ऑफ दिस शेप, डोनट शेप, और सॉफ्ट भी होता है, जिस कारण से आराम से ब्लड वेसल में फ्लो करता रहता है। बट मतलब सॉफ्ट होता है और डोनट शेप का होता है नॉर्मली आरबीसी। तो ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर आरबीसी ऐसा डोनट शेप का होता है और सॉफ्ट होता है, इसलिए इट इजीली फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। बट एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसको कहते हैं हम लोग सिक्कल सेल डिजीज, जिसमें इंसान का ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, वो ऐसा सिक्कल शेप का हो जाता है और काफी हार्ड भी हो जाता है, जिस कारण से इसका फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड तरीके से मूव होने लगता है इन द ब्लड वेसल। एंड व्हेन ब्लड फ्लोज इन ए रिस्ट्रिक्टेड मैनर इन द ब्लड वेसल्स, तो फिर उससे क्या होता है, इंसान को फटीग महसूस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ महसूस होता है। ओवरऑल जब ब्लड वेसल्स में आप कह सकते हैं कि ब्लड ठीक से ना फ्लो हो तो हेयर लॉस के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ऑल सच फिनोमिना टुगेदर आर नोन बाय द नेम सिकल सेल डिजीज। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया मतलब
improper flow of blood in the blood vessel, and that happens when the blood के अंदर RBC becomes the sickle cell structured, and that too very hard, and that makes the flow of the blood in the blood vessel in a very restricted manner. तो ये तो बात हो गई सिकल सेल डिजीज की। अब थोड़ा समझ लेते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में कहें तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हमारे जीन्स को एडिट किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक डिजीज है, और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से जीन्स को एडिट किया जा सकता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से एक मॉलिक्यूल बनाया गया है जिसका नाम है CAS9 मॉलिक्यूल, जो हमारे जीन्स को कट कर सकता है, एडिट कर सकता है। इसीलिए CAS9 को कभी कभार हम लोग सरल भाषा में मॉलिक्यूल सीजर भी कह देते हैं, मॉलिक्यूल सीजर। ऐसे ये तो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, सच में ऐसे डीएनए को नहीं काटा जा सकता, बट CAS9 हेल्प्स अस इन जीन एडिटिंग, और जीन एडिटिंग करके सिकल सेल जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है, सिंस सिकल सेल इज ऑल्सो ए जेनेटिक डिजीज। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिसकी डेवलपमेंट के लिए 2020 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी दिया गया था टू दीज टू नोबेल लॉरिएट्स, इमैनुअल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डॉर्डना। इन लोगों ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी डेवलप की, जिसके अंतर्गत CAS9 मॉलिक्यूलर प्रोटीन है, जिसकी मदद से जीन एडिटिंग की जा सकती है और जेनेटिक डिजीजेस को ठीक किया जा सकता है। और इसी तरीके का एक जेनेटिक डिजीज है सिकल सेल डिजीज। इसी से रिलेटेड करंट न्यूज है, 12 साल के एक बच्चे के ऊपर जो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित है, उसके ऊपर अब एक कॉमर्शियली अप्रूव्ड जेनेटिक थेरेपी वाला मेडिसिन इस्तेमाल किया जा रहा है, तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है इन ऑर्डर टू रिलीव हिम फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ सिकल सेल डिजीज। इसी तरीके का एक न्यूज था नवंबर महीने में भी पिछले साल, बट वहां पे वो जो लेडी थी जिसके ऊपर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया था इन ऑर्डर टू रिलीव हर फ्रॉम सिकल सेल डिजीज, वो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस था। और यहाँ पे ये बच्चा जो है, इसके ऊपर एक कॉमर्शियली डेवलप्ड एंड परमिसिबल मेडिसिन को अलाउ किया गया है अंडर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी टू डील विथ सिकल सेल प्रॉब्लम या सिकल सेल डिजीज। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने 2019 प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एमआरआई से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। सतेतकर इज कमिटीज अबाउट डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। अल्फा फोल्ड से रिलेटेड अगेन पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये टाइम बाउंड फैशन में भी अल्फा फोल्ड काम करता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।